नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से जमानत, 18 महीने बाद मिली रिहाई। सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क, कम उम्र में शादी मुखालिफ कानून पर असर नहीं डाल सकता है पर्सनल लॉ। झारखंड असेंबली इलेक्शन के लिए एनडीए में सीटों की तकसीम, बीजेपी 68 और आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी इंतखाब। बहराइच तशद्दुद मामले में सभी 6 मुलजिमों को 14 दिनों की अदालती हिरासत, एसीजेएम के घर हुई पेशी। और ईरान ने सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी को लिखा खत, इजराइल की दहशतगर्दी रोकने की इक़दाम की अपील। दिल्ली सरकार के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें मशरूत जमानत दी है। वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें 50,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। सत्येंद्र जैन ने तकरीबन 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काटी है। ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत की मुखालफत की है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि वो जेल में लंबी सजा काट चुके हैं, लिहाजा उनकी जमानत की अर्जी मंजूर की जाती है। आज राहुल जिले की ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब को बेल दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि उनकी बहुत लंबी इंकार्सरेशन हो गई है, 18 महीने की, और ट्रायल भी स्टार्ट हुआ नहीं है, और इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया का जजमेंट को फॉलो किया है और ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस विच आर देयर इन आर्टिकल 21 वो प्राइमरी है और वो ट्रम्प करेगी आर्टिकल 20 सेक्शन 45 की कंडीशंस को। देयरफॉर सत्येंद्र जैन जो है वो इंटाइटल्ड है बेल के, और उन्हें बेल दे दी है 50,000 की सिक्योरिटी। कब तक बाहर आ सकते हैं सर सत्येंद्र जैन? सत्येंद्र जैन साहब का हमने श्योरिटी बॉन्ड दे दिए हैं, तो आज ही मोस्ट लाइकली बेल का मामला है। सर और कोई स्पेसिफिक कंडीशन कोर्ट ने लगाई है बेल देते समय? जी, आई एम स्टिल टू सी द ऑर्डर इन डिटेल, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कंडीशन व्हिच इज इम्पोज्ड बिसाइड्स द रेगुलर कंडीशन व्हिच द कोर्ट एनीवेज इम्पोजेस। बेल दे दिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? सर की तकरीबन 2 साल आप सर जेल में रहे हो। विरोध के बावजूद भी उनके बेल है। सत्येंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? जेल आइए, जेल पे बुलाऊंगा। सर अभी सत्य की जीत हुई है, आप पहले भी कहा था सत्य की जीत होगी, तो आज सत्य की जीत हो गई है क्या सर? चलो मैंने बताया सत्यमेव जयते। क्या कहा सर? एक बार प्लीज एक बार बोल दीजिए। चलो सर, सत्य की जीत प्लीज सर। जब एक बार आपने कहा था सत्य की जीत होगी, आज बेल मिल गई है, क्या कहेंगे सर? मैं फिर से कहूँगा फैक्ट में जय। सर आपकी बेटी कह रही है उनके लिए दिवाली आज ही है। प्लीज थोड़ा ये पूरे आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की खबर है, बहुत बड़ी खबर है हम सब के लिए कि सत्येंद्र जैन हमारे वो साथी जिन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, फ्री दवाइयों का मॉडल दिया, जिन्होंने स्वास्थ्य की एक ऐसी योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू की, फरिश्ते स्कीम, जो आज देश और दुनिया के लिए उदाहरण बन रही है, उस व्यक्ति को इतनी यातनाएं जेल में दी गई, 873 दिन जेल में रखा गया, 36 किलो वजन कम हो गया। मोदी जी ने जितने हथकंडे अपनाने थे अपना लिए, लेकिन मैं सलाम करूंगा, नमन करूंगा सत्येंद्र जैन के जज्बे को कि उनका हौसला नहीं टूटा। ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन की भट्टी से तपकर हम लोग निकले हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। मोदी जी, आप इन पे मुकदमा लिख सकते हैं, लाठियां चला सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, यातनाएं दे सकते हैं, लेकिन हमको तोड़ नहीं पाओगे आप। आपकी सारी कोशिशें नाकाम होंगी। तो मैं हृदय की गहराइयों से सत्येंद्र जैन जी को बधाई देता हूं, उनके परिवार को बधाई देता हूं, लेकिन उनके परिवार ने और दिल्ली ने जो पीड़ा बर्दाश्त की है ये 2 साल से अधिक के समय में, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब कौन देगा? जो उनके जीवन के बहुमूल्य समय जो दिल्ली के लोगों की सेवा में लग सकते थे,
वो 873 दिन जो उनके ज़िंदगी के जेल में बीते हैं, इसको कौन वापस करेगा? उनके परिवार को जो मानसिक प्रताड़ना हुई, उसको कौन वापस करेगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता इन बातों का हिसाब मोदी सरकार से, बीजेपी से जरूर लेगी। चुनाव के ठीक बहुत अच्छा, ये हम सब के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत खुशी की बात है। अरविंद केजरीवाल जी का कारवा और बढ़ रहा है और उनकी ताकत दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। सारे हमारे साथी जो है वो धीरे धीरे जेल से सब बाहर आ चुके हैं और सत्येंद्र जैन जी को लेके हम सब के मन में बड़ी चिंता थी। आज उनकी भी रिहाई होगी, बहुत खुशी की बात है। ईडी ऐसे जैसी जो संस्थाएं हैं वो लोगों को जेल में डालकर सड़ा देती हैं। मेरा थोड़ा सा दुख, और मैं थोड़े दुख के साथ ये कहती हूँ कि न्यायपालिका भी इस बात का जवाब दे कि लोग बिना ट्रायल के, लोग बिना दोष साबित हुए महीनों सालों जेल में रह जाते हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी लोगों को बेल मिली है ईडी रिलेटेड केसेस में। ईडी जिसका सरकार दुरुपयोग करती है, ईडी जो अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए जैसे चंद्रबाबू नायडू ने किया, उनको समर्थन दिया, आपके खिलाफ क्लीन चिट आ जाएगी। अगर आप नहीं ज्वाइन करिएगा, अगर आप उनसे सवाल पूछिएगा तो आपके घर ईडी आएगी और आपको जेल में डाला जाएगा। मैं मानती हूं कि न्यायपालिका को एक ज्यादा गंभीर, एक ज्यादा सशक्त और एक ज्यादा पहल करनी पड़ेगी कि justice should also be seen as happening, not just happen when it does. साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम। AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल के इस दावे पर सियासत गर्म हो गई है कि दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस और आसपास के इलाके वक्फ की इमलाक पर बने हैं। अजमल के बयान पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सवाल उठाया और कहा कि वक्फ अराजियों का इस्तेमाल मुस्लिम तबके की खवातीन और बच्चों की फलाह के लिए किया जाना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने कहा है कि बदरुद्दीन एक जिम्मेदार इंसान है, उनका दावा बिना किसी सबूत के तो नहीं होगा। और आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है, उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया। इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल है, लैंड में है, बिल्कुल पार्लियामेंट। यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है, उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी, पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी। क्योंकि छोटे मोटे आदमी से मजाक करना अलग बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु नहीं, वो ऐसे गुरु लोग हैं, पीर फकीर लोग थे, जिनको आज भी नहीं रहती दुनिया तक हिंदू मुसलमान सब मानेंगे। उनके यहाँ जाके फायदा होता है, दुआ करते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। तो जिसके साथ वो छेड़छाड़ी कर रहे हैं बहुत बुरा है। ये बहुत जल्दी इसी वक्फ बोर्ड के बहाने से इनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। आप लोग लिख के आपने बड़ा दावा है कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी वक्फ बोर्ड के लैंड में है। बिल्कुल, आप लोग जाइए, इंटरनेट में तलाश करिए, हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का वो किया है। बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। कहीं नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही ज़मीनें, ये ज़मीनें अल्लाह के रास्ते में वक्फ की गई हैं। मुसलमानों ने अपनी ज़मीनों को, ताकि हमारे उनके इंतकाल के बाद, मरने के बाद अल्लाह ताला उसका सवाब दे, वो अपनी ज़मीनों को वक्फ कर देते हैं। और इस देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन मुसलमानों की कहते हैं, अभी ये तो हम सुन रहे हैं, खबर ये है। और इन ज़मीनों का बंदर बांट हो रहा है। इसके पहले आपने देखा था कि जब 1986 में शाहबानो केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से जो पैसा आएगा ना,
उससे इन तलाकशुदा औरतों का की परवरिश होना चाहिए। आप देख लीजिए, आप अगर ये ज़मीन का एविडेंस उनके पास है तो तुरंत, मैं तो नहीं कहता हूँ कि वो ज़मीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो भाग किराए पे ले सकते हैं। इसी तरह से अंबानी साहब की, बहुत बड़े आदमी है वो, उनकी ज़मीन तो प्रूव हो चुका है कि वो ज़मीन भी जो है ना वो वक्फ की है, तो उनको भी तुरंत जो है ना खुद बढ़ के बोलना चाहिए। जो 5-5 हज़ार करोड़ खर्च कर सकते हैं, बड़े आदमी दुनिया में, नाम का है, बहुत बड़ा घर है दुनिया में, इतना बड़ा फिर किसी का नहीं है। तो हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे अगर घर बनाया है तो मुझे मुबारकबाद उनको, लेकिन तुरंत जब से घर बनाया है ना आज तक का लीजी बन जाए, उसका किराया देना शुरू कर दें। बहराइच में पुलिस एनकाउंटर पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस एनकाउंटर की हकीकत पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ने रियासत की पुलिस को बिगाड़ दिया है। जब कभी जांच होगी तो बहुत से कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो भी जेल जाएंगे। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा है कि बहराइच में तशद्दुद का मामला ये जाहिर करता है कि योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश में कानून और बंदोबस्त की हालत कितनी बदतर है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हो, अब इस तरह की बातें। मेरा अपना मानना है कि जिस प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को दंगा होने के 48 घंटे बाद बंदूक लेके सड़क पे चलना पड़े, वहां की कानून व्यवस्था आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हम बार बार शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। बहराइच के हालात सामान्य होने चाहिए, सामान्य होने के अलावा वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये सच है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम। हमला कर रहे हो? हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने नेपाल सरहद के पास से बहराइच तशद्दुद के 5 मुलजिमों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन 5 लोगों में से 2 के तसादुम में जख्मी होने की बात कही जा रही है। पुलिस का दावा है कि मुलजिम नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने उनके पैर में गोली मार दी और सभी को हिरासत में ले लिया। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ किरानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। तो वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है
कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी मेरे पति ओसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। बहराइच में जुमे की नमाज के मद्देनजर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। दूसरी तरफ जिला अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जहां बहराइच तशद्दुद मामले के 2 मुलजिमों को पुलिस के साथ तसादुम में जख्मी होने के बाद भर्ती कराया गया है। इस मामले के सिलसिले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद अब फिल्म अदाकार सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। धमकी भरा मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया है। मुंबई पुलिस तफ्तीश कर रही है। सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के रवैये और नीयत पर सवाल उठा रहा है। शिवसेना यूबीटी के पार्लिमानी रुकन संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि कमीशन ने कुछ अहम फैसले लिए हैं और हमें लगता है कि वो फैसले महाविकास अघाड़ी के मफादात के खिलाफ हैं और शिंदे और बीजेपी के हक में हैं। दूसरी तरफ राजस्थान के साबिक वजीर आला सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया, उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। सर, नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवैया अपना रहे, जिस वजह से पूरा मामला फंसा हुआ, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता, ये शिवसेना है। हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के। नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाएगा। वोट जिहाद का कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली में फिजाई आलूदगी बढ़ गई है। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में AQI गिरकर खराब जुमरे में 270 पर पहुंच गया है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI गिरकर बहुत खराब जुमरे में 339 पर पहुंच गया है। हवा की क्वालिटी खराब होने के बाद आलूदगी से निपटने के लिए शहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली के वजीर गोपाल राय ने इस सिलसिले में हुक्काम के साथ मीटिंग भी की है। देखिए, पहली बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारें सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकारें सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकारें सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकारें सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं।
विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के हमारा प्रयास जारी है और हमें भरोसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रदूषण की मार दिल्ली के लोगों पे विपरीत मौसम में भी कम पड़े, इसके लिए हम प्रयास जारी रखेंगे। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के झैली अदारे मुजद्दिद IOS सेंटर फॉर आर्ट्स एंड लिटरेचर ने उर्दू एकेडमी दिल्ली के ताउन से एक मुशायरे का एहतमाम किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नई दिल्ली के जाकिर नगर में मुजद्दिद IOS सेंटर फॉर आर्ट्स एंड लिटरेचर ने उर्दू अकादमी दिल्ली के इश्तराक से एक पुरवकार मुशायरे का एहतमाम किया, जिसकी सदारत मुमताज़ शायर व नाक़िद और उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल ने की। मुजद्दिद IOS सेंटर फॉर आर्ट्स एंड लिटरेचर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का ज़ैली इदारा है, जो सकाफ़त और अदब के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। मुशायरे के आगाज़ में कन्वीनर अंजुम नईम ने इस तकरीब की गर्ज़ व गायत बयान करते हुए मुआशरे में शायरी की अहमियत को वाज़ेह किया। 1986 में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का एक ज़ैली अदारा है, जो अदब और फ़नून से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों को अपनी तख्लीक़ात को पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ एक गैर सरकारी, गैर मुनाफा बख्श और गैर सियासी अदारा है, जिसका बुनियादी मकसद मुल्क व मिल्लत को दरपेश मसाइल का गैर जानिबदाराना और बेलाग तज़िया करना है, ताकि रफ़ीक़ अमल की राहें रोशन हो सकें। इसकी सरगर्मियों का दायरा रिसर्च, तहकीक, सर्वे, इल्मी, तालीमी, इक़्तिसादी मौज़ूआत पर अदारे कायम करना और बाहमी मुशावरत से मौजूदा मसाइल पर एक इज्तिमाई शऊर पैदा करने की कोशिश करना है। मुझे चुनिंदा बाज़ोक़ सामीन की मौजूदगी में मोइन शादाब की निज़ामत में मुंतखब शुअरा ने अपने कलाम के ज़रिए मुशायरे को यादगार बना दिया। देखते हैं मुशायरे की एक झलक। मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा कुछ भी नहीं। अंदाजा कीजिए कि हर ज़हन को सौदा हुआ, हर आँख ने कुछ पढ़ लिया। हर ज़हन को सौदा हुआ, हर आँख ने कुछ पढ़ लिया, लेकिन सरे करता से जा मैंने लिखा कुछ भी नहीं। हर ज़हन को सौदा हुआ, हर आँख ने कुछ पढ़ लिया, लेकिन सरे करता से जा मैंने लिखा कुछ भी नहीं। और जिससे न कहना था कभी, वाह, जिससे छुपाना था सभी, क्या बात है। जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी, सब कुछ उसी से कह दिया। मुझसे कहा जादवो मंजिलो रहवार मेरी मिट्टी है, जादवो मंजिलो रहवार मेरी मिट्टी है, गोया जैसी भी है शाहकार मेरी मिट्टी है। वाह वाह वाह। गोया जैसी भी है शाहकार मेरी मिट्टी है। और ये शेर के मेरी मिट्टी से उगे हैं ये सितारे सारे, मेरी मिट्टी से उगे हैं ये सितारे सारे, और बातिन का सरोकार मेरी मिट्टी है। वाह। और बातिन का सरोकार मेरी मिट्टी है। हर घड़ी जेर किए देती है मिट्टी मुझको, हर घड़ी जेर किए देती है मिट्टी मुझको, मेरी मिट्टी की तरफदार मेरी मिट्टी। वाह 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 वाह। न जमाने से उलझने की है कुव्वत, वाह। तुम लिखोगे इससे समझेगा आखिर कौन बने है जो तशबीह भरी शेरों की शिद्दत, कोई बचाएगा उसको इस तारों से सजा दो चाहे, ये भी बदलाव इसे देखेगा कौन। हम लड़ना जरूरी है साथी, हथियारों की लड़ाई हथियार से, हथियारों की लड़ाई हथियार से, विचारों की विचार से, पर आपकी लड़ाई आपसे, पर आपकी लड़ाई आपसे। आग जब बेकाबू हो जाए
आग जब बेकाबू हो जाए, आग जब बेकाबू हो जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाएं फैल जाए, लड़ना होगा तब भी साथी, लड़ना होगा तब भी साथी, मगर आग से नहीं। आग की लड़ाई पानी से लड़ना साथी। बुलंदी से उतरना पड़ेगा, इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा, बुलंदी से उतरना पड़ेगा, इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। क्या बात है। यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं, यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं, यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं, वहाँ पर सिर्फ पछताना पड़ेगा। क्या बात है। अनलहक की सदा आने लगी है, मोहब्बत इतनी भी अच्छी भाई वाह 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 वाह। अनलहक की सदा आने लगी है, मोहब्बत इतनी भी अच्छी नहीं है। चार मुझे और समाज फरमा लें कि हर एक लम्हा मुझे इम्तहां सा लगता है। क्या बात है। हर एक लम्हा मुझे इम्तहां सा लगता है, कभी ज़मीन तो कभी आसमां सा लगता है। वाह। और जदीद फसल है, पकती है वक्त से पहले, हर एक बच्चा मुझे अब जमा सा। कल मियां मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया, एक बच्चा रो रहा है, जिनका है ले जाइए। दौड़कर बदलू मियां आए, मुअज्जिन से कहा, जिनका बच्चा कैसा होता है हमें दिखलाइए। ठहरना भूल गई हैं लहू से तर आंखें, बहुत खूब। भटकती रहती हैं दिन रात दर बदर आंखें। तुम अपनी आंखों को नजारे जहां बख्शो, वाह। तुम अपनी आंखों को नजारे जहां बख्शो, बख्शो, मेरी तो घूमती रहती है रेत पर आंखें। वाह। जो भी मांगो वो खुदा देता है, अपना जलवा भी दिखा देता है। क्या कहने। अपना जलवा भी दिखा देता है, और चाहता है जो बचाना शर से, चाहता है जो बचाना शर से, कहत वालों को सुला देता है। वाह। चाहता है जो बचाना शर से, गाल वालों को सुला देता है, और देके पत्थर में ग़िज़ा कीड़े, देके पत्थर में ग़िज़ा कीड़े को अपनी हस्ती का पता देता है। आंखों से बहुत दूर मेरी नींद, बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही मगरूर मेरी नींद। वाह। बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही मगरूर मेरी नींद। बशेर के जैसे कि तेरे गम से उबरना नहीं मुझे, जैसे कि तेरे गम से उबरना नहीं मुझे, जैसे कि मेरे जिस्म का नासूर मेरी नींद। वाह 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 वाह। जैसे कि दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से जमानत, 18 महीने बाद मिली रिहाई। सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क, कम उम्र में शादी मुखालिफ कानून पर असर नहीं डाल सकता है पर्सनल लॉ। झारखंड असेंबली इलेक्शन के लिए एनडीए में सीटों की तकसीम, बीजेपी 68 और आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी इंतखाब। बहराइच तशद्दुद मामले में सभी 6 मुलजिमों को 14 दिनों की अदालती हिरासत, एसीजेएम के घर हुई पेशी। और ईरान ने सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी को लिखा खत, इजराइल की दहशतगर्दी रोकने के इक़दाम की अपील। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।